हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवपुरी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीएसटी में आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। जीएसटी का सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 अपने आप में एक जेन्युइन हार्डशिप जो है क्रिएट करता है। उसको लेकर यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को लेकर एमनेस्टी स्कीम के लिए रिक्वेस्ट फाइल की गई है। तो यहाँ पर जो ये अपडेट है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को लेकर है। इसमें जो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के लिए जो है अम्नेस्टी स्कीम की रिक्वेस्ट की गई है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को जेन्युइन हार्डशिप बताते हुए कि इसके रिगार्डिंग जो है वो रिक्वेस्ट की गई है कि इसके लिए जो है वन टाइम अम्नेस्टी स्कीम जो है वो आनी चाहिए, ताकि जो है जो भी लेट रिटर्न फाइलर्स हैं, जिन्होंने लेट रिटर्न फाइल करके आईटीसी क्लेम किया था, उन सबको रिलैक्सेशन मिल जाए। जो उनके नोटिस आ रहे हैं, डिमांड ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनकी जो पेंडेंसी है वो खत्म हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर जो एमनेस्टी स्कीम है, ये इसके लिए अभी रिप्रेजेंटेशन गई है, लेकिन अभी इसके लिए डिसीजन आना बाकी है। आप यहाँ पर समझिएगा रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या पॉइंट्स कवर किए गए हैं और उसका बेनिफिट किस तरीके से आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन है वो सबमिट की गई है। उन्होंने इस चीज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 को लेकर, जो कि प्रोहिबिट करता है कि कोई भी पर्सन आईटीसी जो है वो क्लेम नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर डेट, जो कि पहले जो है सितंबर हुआ करता था कि 30 सितंबर तो उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आती थी। अब उसको बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। लेकिन उसी की वजह से काफी ऐसे ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने उस टाइम पर अपने रिटर्न को रेट फाइल किया होगा, उनके सभी के नोटिस आ गए डिमांड ऑर्डर के कि आईटीसी रिवर्सल है, और उस पर उतनी अमाउंट का इंटरेस्ट भी लग रहा है क्योंकि 17 18 18 19 के केस हैं। तो यहाँ पर जो है जेन्युइन हार्डशिप आ रही है। जो भी डिमांड नोटिस को लेकर उनकी जो है उस टाइम पर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के टाइम पर उनसे जेन्युइन मिस्टेक हो गई थी। अब इसमें यहाँ पर जो है इस लेटर में रिप्रेजेंटेशन दी गई है, उसमें हाईलाइट किया गया है कि ये जो इशू है काफी क्रिटिकल है। इसके लिए जो है वन टाइम एमनेस्टी स्कीम की रिक्वेस्ट फाइल की गई है। इसमें इन्होंने पीरियड कवर किया है 1 जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2023, मतलब अप्रोक्सीमेटली 17 से लेकर 23 तक का पीरियड कवर कर लिया। अब यहाँ पर आपको अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। जो करंट ईयर चल रहा है यानी कि 23-24, इसके लिए आपको इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। तो इसकी जो कंप्लायंस है वो हो सके तो मार्च के मार्च में ही करें, अदरवाइज 30 नवंबर से पहले कर लें। मतलब अपने बुक्स क्लोजर करने से पहले, जो आपके ऑडिट फाइलिंग की आईटीआर फाइलिंग की डेट है, उससे पहले सब कुछ जो है वो करेक्ट कर लें। बेटर हो तो सेम फाइनेंशियल ईयर में करें, अदरवाइज आपका एक फाइनेंशियल का डाटा दूसरे फाइनेंशियल ईयर से भी लिंक हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि फर्दर जो ऑफिसर है उनको टाइम लिमिट जो है बढ़ाकर मिलेगी कि आपका जो जीएसटीआर 1 में जो डाटा आपने अपलोड किया है वो आपने नेक्स्ट ईयर में सही किया है, तो उसके लिए तो जब नेक्स्ट ईयर में आपने अपलोड किया है तो आपने खुद ही उनको 1 साल फर्दर टाइम पीरियड अलाउड कर दिया। इसी टाइप के भी काफी सारे नोटिस आए हैं। एसेंस ऑफ देयर प्लीज रिवॉल्व अराउंड द चैलेंज फेस बाय द बिजनेस। उन्होंने कहा कि ये नेशन वाइड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में, हर स्टेट में यूटी में जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसकी वजह से क्या है कि अननेसेसरी लिटिगेशन जारी है, डिपार्टमेंट बिजनेस ऑपरेशंस को प्रोसीड करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। बाय एड्रेसिंग दिस इशू नॉट ओनली विल इट एलिवेट द बर्डन ऑन बिजनेस बट ऑल्सो एक्सटेंड इट्स बेनिफिट अक्रॉस द एंटायर नेशन। मतलब ये कह रहे हैं कि केवल एक स्टेट में ही नहीं, पूरे अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया में सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। अब यहाँ पर इस रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि इसका जो है पोटेंशियल इंपैक्ट आएगा बिजनेस फर्टर्निटी पर। तो इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसके लिए जो है वन टाइम अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कर दें। 1 जुलाई 17 से लेकर मार्च 2023 के बीच में जितनी भी रिटर्न्स या जितने भी पीरियड्स वो कवर हो रहे हैं, उन सब के लिए ये एमनेस्टी स्कीम प्रोवाइड हो जाए, ताकि उससे रिगार्डिंग इस पॉइंट पर जो है नोटिस जो है कम हो जाए, क्योंकि ज्यादातर जो नोटिस हैं वो इसी बेस पर किए गए हैं। अब यहाँ पर दोनों साइड के पॉइंट कवर है कि आपने रिटर्न लेट फाइल किया, सामने वाले ने लेट फाइल कर दी, उसका भी क्रेडिट नहीं मिला है। तो यहाँ पर इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जो भी यहाँ पर डिसीजन आए हैं इस वाले सेक्शन पर, ऑनरेबल हाईकोर्ट के डिसीजन आए हैं, वो फेवरेबल नहीं आए हैं। अब यहाँ पर जैसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करें तो रिसेंटली एक केस लो था, तो इसमें जो है यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 है ये वैलिड है। इसकी वैलिडिटी को इस वाले जजमेंट में कंफर्म किया गया है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर उसमें ये चीज भी कंफर्म की गई थी कि जो लिमिटेशंस है वो आईटीसी को क्लेम करने के लिए वो सेक्शन में प्रोवाइड की गई है, और उसका एक अपना स्पेसिफिक पर्पज है। और ये किसी भी तरह की से यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स जो है उनका यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है। ठीक है, क्योंकि ये लीगल प्रोविजंस हैं और ये एक्ट में ही क्लियरली लिख दिए गए हैं। लिखने के बाद भी इसका जो प्रोसीजर है या इसका जो पर्पज है वो मीट आउट करना है टाइमली फाइलिंग्स को। तो
यहाँ पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ को लेकर किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इसी तरीके से ये जो है ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का डिसीजन था इस वाले केस में, इसके लिए रिसेंट वीडियो मैंने अपलोड किया था। इसी तरीके से ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने भी इस पर डिसीजन प्रोवाइड किया था, और इसी वाले केस को लेकर जो ये वाला केस है इसके रिगार्डिंग जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी फाइल्ड है। वहां पर भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इस पर वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। उन्होंने इसको जो है डिसअलाउ किया था। मतलब इस वाले केस में भी ये कहा था कि ठीक है, जो आपका आईटीसी लेने का जो राइट है वो आपका बिल्कुल 100% आईटीसी क्लेम करने का राइट है, लेकिन टाइम लिमिट के अंडर और जो कंडीशन स्पेसिफाइड है। मतलब इस केस में भी रिलैक्सेशन नहीं मिली थी। इसी तरीके से एक नेक्स्ट केस लो है, तो उसमें क्या है, ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का डिसीजन था। उसमें भी इन्होंने कहा कि जी लेट फाइलिंग रिटर्न विद फी, उसका मतलब ये नहीं है कि जो टाइम लिमिट है उसके लिए आपको अलाउ कर दिया जाए। ये जो लेट रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोसेस है लेट फीस के साथ, वो ये है कि आपका कंप्लायंस कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसके बेस पर ये कहना है कि जी इसका आईटीसी आपको मिल जाए, तो यहां पर उस चीज में भी रिलैक्सेशन नहीं मिली थी। ठीक है, इस केस में भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की गई। अब यहाँ पर एक और नेक्स्ट में जो है ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन था। उन्होंने यहाँ पर कहा कि जी इन्होंने तो टैक्स पर इंटरेस्ट भी पे कर दिया, उसके अलावा जो है लेट फीस भी पे कर दिया है, लेकिन फिर भी उसमें यही चीज कहा गया है कि जो इंटरेस्ट है वो तो एप्लीकेबल हो गई, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो टैक्स रिकवरी को लेकर है। उस आईटीसी पर जो आपने क्लेम करना है वो टाइम लिमिट के अंदर ही करना है। मतलब सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के लिए यहाँ पर भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की गई थी। इसी तरीके से यहाँ पर जो है ऑनरेबल कैलकाटा हाईकोर्ट में जब इसका चैलेंज किया गया है, इसको कहा गया है कि यहाँ पर जो है ये डबल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप 16(2) में यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, जबकि 16(4) ये भी कह रहा है कि जी नहीं, 16(4) में इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है कि इस पर्टिकुलर पीरियड तक, ठीक है, किस पर्टिकुलर पीरियड तक ही आपको आईटीसी क्लेम करना चाहिए। तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट की गई थी कि जो आईटीसी है वो अलाउ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस केस में भी जो है वो आईटीसी को अलाउ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जो पेटिशनर की जो ये पॉइंट इन्होंने सबमिशन दिए हैं कि सेक्शन 16(2) जो है वो इसको ओवरराइड करता है, ऐसा नहीं है। सेक्शन में ये चीज लिखी गई है कि इस कंडीशन के साथ साथ आपको ये कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जितने भी ये केस लॉज आए हुए हैं उसमें जो है एसएससी के फेवर में डिसीजन नहीं आए, तो इसलिए आप इसके लिए कोई भी ऑनरेबल हाईकोर्ट के डिसीजन को अपने रिप्लाई के नोटिस में सबमिशन करते हुए बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, और डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसमें रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जब डिपार्टमेंट की तरफ से भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी डिसीजन नहीं दिए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन अभी पेंडिंग है, तो इसीलिए ये बेटर है कि यहाँ पर जो है डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर से ही इन्होंने कहा है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को ये चीज कंसिडर करनी चाहिए। उन्होंने रिक्वेस्ट फाइल की है, ये प्रेजेंटेशन में रिक्वेस्ट दी है कि मैम इसके लिए जो है आप वन टाइम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दीजिए, इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि एसएससी को जेन्युइन हार्डशिप बियर करते हुए कोई भी जो है वन टाइम अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाएगी एमनेस्टी स्कीम के थ्रू। तो जो भी एसएससी है वो इसमें कवर्ड होंगे, तो उनको जो नोटिस है वो इस पॉइंट पर लेकर नहीं आएंगे, या फिर अगर एमनेस्टी स्कीम आ जाती है तो वो इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेकर अपने ऑर्डर को या नोटिस को जो है नल एंड वॉइड करा सकेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर ये बेटर स्टेप है, क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही है इस वाले सेक्शन को लेकर। तो हो सकता है कि एमनेस्टी स्कीम आ जाए, उसके अंडर में आपको रिलैक्सेशन मिल जाए। तो देखिए ये जो है 16(4) में, और बाकी जीएसटीआर 2A 2B को लेकर जीएसटीआर 1 3B को सबको अलाउ किया जा रहा है। मतलब 2A 2B के लिए भी अलाउ किया गया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जेन्युइन बेस पर चेक कीजिए और आईटीसी अलाउ कर दीजिए, लेकिन इस वाले पॉइंट पर रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही है। तो आपको अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है, आप अलर्ट हो जाइए। 23-24 के लिए इस वाले प्रोविजन को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ये जो प्रोविजन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 30 नवंबर इसकी डेट है। मैं प्रोविजन यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन है आईटीसी लेने की, इसी में यहाँ पर ये सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई गई है इसके सबसेक्शन 4 में। ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस, डेबिट नोट और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आफ्टर द 30th डे ऑफ नवंबर, मतलब 30 तारीख है नवंबर की 30 तारीख, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर 23-24 के लिए जो डेट आएगी वो आपकी 30 नवंबर 2024 आएगी।
पर्टेन और फर्निशिंग ऑफ द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों में से अर्लियर जो है वो 30 नवंबर आ रही है, क्योंकि एनुअल रिटर्न की जो डेट है वो तो 31 दिसंबर है। तो यहाँ पर इस वाले प्रोविजन को आप जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि वन टाइम एमनेस्टी स्कीम अगर आ भी जाती है तो मार्च 2023 तक का उसमें पीरियड कवर होगा, वहां पर तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, आगे फर्दर रिलैक्सेशन मिलना मुश्किल है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ये एमनेस्टी स्कीम की जो रिक्वायरमेंट है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और फर्दर और भी रिप्रेजेंटेशन वहां पर जानी चाहिए, ताकि जो है अगर इस तरह की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग स्टेट या यूटीज से फाइल होती हैं तो फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से इसके लिए कंफर्मेशन आएगा, उसके बाद जो है ये अमेंडमेंट होगा। जैसे ही कोई अमेंडमेंट आता है या नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाइड किया जाता है या कोई सर्कुलर आता है तो आपको अपडेट किया जाएगा। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आएगा तो आपको फर्स्टली वो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करना होता है। अगर उसके लिए आप जो है पीआईबी इंडिया की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो जो भी पब्लिकेशंस है उस पर वहां पर आ जाती है। पीआईबी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन या सर्कुलर जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कंफर्म ना हो तब तक आप ये कंसिडर मत कीजिएगा कि कोई भी एमनेस्टी स्कीम आ गई है या आएगी। ये अभी 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई भी सर्कुलर या नोटिफिकेशन आती है तो आपको उसके लिए अपडेट मिलेगा। मेरे YouTube चैनल पर इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज है, लेटेस्ट जजमेंट आए हुए हैं जहां पर एसएससी के पेपर में काफी सारे डिसीजन दिए गए हैं, वो अलग अलग प्रोविजंस को लेकर हैं। उसके अलावा बेसिक फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इनकम टैक्स, जीएसटी के काफी सारे वीडियोज अपलोडेड है। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, तो आप वीडियो देखेंगे आपको 100% बेनिफिट होगा। इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को भी शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।